जय हिंद मेरे ना 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 ना। जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि एमपीपीएससी मेंस का तो डेली टारगेट है, मैं आपको दूंगा और यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ पाएंगे। तो इसलिए मैं डे वन का टारगेट देने जा रहा हूँ। डे वन का टारगेट एकदम अटपटा सा टारगेट है, एकदम अटपटा सा टारगेट है। आप बोलोगे भैया ये टारगेट आप हमको क्यों दे रहे हो, ये तो कोई काम का नहीं है। लेकिन यकीन मानिए मैं कुछ दे रहा हूं, सोच समझ के दे रहा हूं। किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि यदि आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को आप किसी पेज में लिख दो और आप जितने डिटेल से उसको आप कॉपी में लिखोगे, आपकी वो प्रॉब्लम यदि आपने अच्छे से लिख दिया तो 50% तो वैसे सॉल्व हो गई। मतलब आपकी वो प्रॉब्लम 50% वैसे सॉल्व हो गई यदि आपने आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर दिया। आपको क्या बनना है? आपको बनना है एमपीपीएससी ऑफिसर। क्या बनना है भाई? आपको बनना है एमपीपीएससी ऑफिसर। एमपीपीएससी ऑफिसर के लिए आपकी फिर तीन प्रॉब्लम्स आएंगी सामने। एक आएगा प्री, एक होगा मेंस और एक होगा इंटरव्यू। क्या क्या? प्री, मेंस, इंटरव्यू। अब देखो, प्री के लिए प्री की प्रॉब्लम को अच्छे से लिख दो, मेंस के लिए मेंस की प्रॉब्लम को अच्छे से लिख दो और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की प्रॉब्लम को अच्छे से लिख दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कहलाता है कि निकालना कैसे। आप प्री का यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपने अच्छे से रीड कर लिया, सिलेबस आपको अच्छे से याद है, तो आधी प्रॉब्लम तो आपने वहीं पे खत्म कर दी, 50%। वैसे यदि आपको मेंस का सिलेबस याद हो गया मेरे भाई, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो गई। तो आप समझ रहे हो, मैं शुरू में मेरा भी ऐसा था कि सिलेबस याद करके क्या करेंगे। शुरू में मुझे भी लगता था कि भैया सिलेबस याद करके कैसे क्या करेंगे। तो आपको मैं एक चीज बता रहा, अधिकतर व्यक्तियों का सिलेक्शन इसलिए रुकता है, अधिकतर व्यक्तियों का सिलेक्शन इसलिए रुकता है क्योंकि उनको सिलेबस याद नहीं है। यदि आपको किसी व्यक्ति की तैयारी देखना है तो पहले उसके सिलेबस देख लो। मानो आप जाना उसके पास 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा होगा, कहना भैया बस एक बार मेरे को आप ज्योग्राफी की पूरा सिलेबस बता दीजिए, लाइन टू लाइन बता दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए, एक भी यूनिट से एक ही पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, बस ऐसा बता दो। गारंटी बोल रहा है यार, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है ना, बहुत कम लोग ही उस सिलेबस को बता पाएंगे कि सिलेबस में क्या था, क्योंकि इवन मैं खुद नहीं बता पाता। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या होता है, जब हमें सिलेबस याद नहीं होता तो हम भाई अंधे कमरे में निशाना लगाते हैं। अब आप बताओ, आपको किसी युद्ध में जाना है, आपको लड़ने के लिए जाना है ना। अब आपको पता नहीं सामने वाला क्या हथियार लेके आएगा, आप लेके चले गए बंदूक। कौन सी वाली? वो आपकी शॉर्ट गन। सामने वाला लेके गया AK-47। आप ऐसे लोड ही कर रहे हो, सामने वाला AK-47 से शूट कर दिया, क्या कर लोगे? निपट जाओगे। आप लेके गए डंडा, सामने वाला लेके गया तलवार, तलवार से तुम्हारे डंडे को काट दिया, तुम्हारी स्ट्रेटजी खत्म। भैया तो पता तो कर लो सामने वाला क्या हथियार लेके आ रहा है। इसलिए यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेंस का सिलेबस याद कर लो यार मेरे भाई। और मेंस का सिलेबस मुझे पता है सबके पास इसका प्रिंट आउट लिखा होगा, 90% लोगों के पास इसका प्रिंट आउट रखा होगा। और जो 10% है उनके पास तो सिलेबस ही नहीं होगा, यदि होगा तो पीडीएफ के फॉर्म में होगा। अब ये बताओ, जिनके पास प्रिंट आउट है, जिसके पास हार्ड कॉपी है, जब वो याद नहीं कर पाए, वो रिमेंबर नहीं कर पाए, ये पीडीएफ वाले कैसे कर लेंगे? नहीं हो पाएगा इनसे। पीडीएफ छोड़ो, पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं की जा सकती। पीडीएफ को सिर्फ ऐसा पीडीएफ का सिर्फ कलेक्शन किया जाता है, पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं की जाती। तो पीडीएफ के जो गीक्स हैं, याद रखना मेरी बात, पीडीएफ से शॉर्ट नोट्स बना लो, सिनॉप्सिस नोट्स बना लो, वहां से पढ़ाई करो, तभी पीडीएफ अभी कोई काम में आएगी। ये तो भूल जाओ कि पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन होना है। बोलता हूं कड़वा, लेकिन जो बात बोलता हूं सच बोलता हूं। अब देखो, सबसे पहले जो आज का टारगेट दे रहा हूं आपको, यह है कि आपको जो एमपीपीएससी मेंस है, एमपीपीएससी मेंस है, एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस आपको आपकी कॉपी में लिखना है। हैंड रिटन लिखना, किसे लिखवाना नहीं, खुद लिखना। इसको आपको खुद लिखना है। प्लस आज के टारगेट में आपको इसको 10 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ो? 10 बार पढ़ना है। अब देखो, लिखने की प्रैक्टिस क्या होगी पहले आपको बता दे रहा। पहला पैटर्न आपके जाएंगे ऐसे, छह पेपर होते हैं, आप ऐसे 6 बना लीजिएगा, 6 एरो बना लीजिएगा, जैसा मैं यहां पे बनाते जा रहा हूं। ठीक है, 6 एरो बन गई आपकी। सबसे पहले यहां पे डालिए GS1, यहां डालिए GS2, यहां डालिए GS3, यहां डालिए GS4। ठीक, यहां डालिए पेपर 5 जो कि होगा हिंदी। या 1 2 3 4 5, यहां एक्स्ट्रा डाल दिया, और ये होगा आपका पेपर 6 ऐसे। अब भैया देखो, सबसे पहले तो हम ये पता कर ले कि पेपर तो इतने हैं, इसमें क्या क्या आएगा। इसके बाद आप पार्ट डिवाइड कर दो। जैसे पार्ट में हमने पहले में डाल दिया GS1 में क्या है,
GS1 में है आपका, फर्स्ट में है हिस्ट्री, दूसरे में है आपका ज्योग्राफी। वैसे GS2 में फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में है पॉलिटी, फिर क्या है आपका सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। GS3 में क्या है, शुरू में है इको, और फिर क्या है आपका साइंस। GS4 में फर्स्ट में क्या है, एथिक्स, ठीक। इसके बाद क्या है आपका, आपके पास है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। पेपर 5 में क्या है, पेपर 5 में है हिंदी, ठीक। पेपर 6 में क्या है, ऐसे। ये आपने 6 नाम लिख लिए और 6 पेपर के पार्ट से लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इनके सामने नंबर लिखना कि कौन से कितने नंबर का है। जैसे बात करें ये 3 है, GS1 2 GS1 3, ऐसे लाइन खींच दो, इन्हें हम नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले जो वेरी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है, जो वेरी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है, वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे लिख दिया ना, वो लिखते नहीं बनेगा। यहाँ हो गए 15 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 15 दो, कितने हो गए, 15 दूनी 30। फिर आपके 7 नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने हो गए भैया, ये हो गए आपके 70, ठीक है। उसके बाद आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे, 5, कितने नंबर हो गए, 50। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 150, ठीक है। ये एक पार्ट का है, पार्ट ए, इनके सभी एक पार्ट एक के हैं। और ये सब पेपर कितने के होंगे, 300 मार्क के होंगे। ये भी 300 मार्क का होगा, ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट ए प्लस बी मिला के कितने हो गए आपके, 300। इस तरीके से आप पहले लिख लो। फिर GS4 है, पार्ट ए पार्ट बी, इसका भी मैं एक पार्ट के सिर्फ एक पार्ट का बता देता हूं आपको। एक पार्ट में कैसा है, सबसे पहले है 16 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, जो रहेंगे 2 नंबर, कितने हो गए, 16 दूनी 32, ठीक है। इसके बाद आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, कितने हो गए, 8 7 जा 56। इसके बाद आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका जो 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, सॉरी 11 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हो गए 44, ठीक है। और आपका एक केस स्टडी रहेगी, केस स्टडी रहेगी, वो रहेगी 18 नंबर की। या जोड़ो, कितने हो गए, 56 44 हो गए आपके 100, 18 32 हो गए आपके 50, कितने हो गए आपके टोटल 150 नंबर की है। तो एथिक्स का पार्ट ए भी 150, पार्ट बी भी 150, ऐसा कर लेना। हिंदी का है, एक बार आप याद कर लेना, हिंदी का क्या मित्र में छोटे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पेपर 6 का जो ऐसे है, ऐसे में आपके पहला ऐसे आएगा आपका 1000 वर्ड्स का, ठीक है। दूसरा ऐसे आएगा आपका 500 वर्ड्स का। एक होगा प्रतिवेदन, एक होगा प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन, ठीक है। ये रहेंगे आपके ये आप देख लीजिएगा कितने कितने नंबर की दिक्कत जा रही है। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा, क्योंकि देखो मैं भी भूल जाता हूं। अब मैं भी आपके साथ इनको याद करूंगा। अब पता है मैंने इनको याद करने के लिए क्यों बोला है, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं और जब हम फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में फंसे, हम पॉलिटी की यूनिट 1 को ही इतने बार पढ़ेंगे कि बाकी यूनिट्स में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितने नंबर की है भैया, 150 नंबर की है। हिंदी लगभग 200 नंबर का है, एग्जैक्ट हिंदी 200 नंबर समथिंग का है, ठीक है। अभी बात बताओ, 2500 साल के इतिहास को, 2500 साल के इतिहास को 2.5 महीनों में कैसे पढ़ा जा सकता है, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन हिंदी को जो 200 नंबर की है उसको पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा जा सकता है। उसका रिवीजन किया जा सकता है अच्छे से कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। रिवीजन भी हो जाएगा और आप पढ़ भी लोगे। तो ये बताइए, हमेशा 150 नंबर इज ग्रेटर देन 200 और 200 इज ग्रेटर देन 150। मैथ्स तो आती होगी भैया, 200 वाला नंबर ज्यादा होगा, तो हम इसमें वर्क करेंगे ना, हम इसमें बार-बार अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको सिलेबस याद होगा तो आपको यह पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट्स छोटी हैं, क्योंकि देखो हर यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो सेम आएंगे यार, लगभग सेम क्वेश्चन आएंगे। और जब सेम क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा भैया, जब सेम क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, सेम मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट है ना, सबका मार्क्स में डिवाइडेड है। जैसे 150 है, एक पार्ट है 150 डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना हो गया 30। तो टोटल एक यूनिट से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने तय है, जो स्टार्टिंग की है। तो भैया क्यों ना हम पहले जो 30 नंबर है, हम पहले हमारे 30 नंबर सिक्योर कर लें। जब हम हमारे 30 नंबर सिक्योर कर लेंगे तो उसके लिए पहले हम क्या करें, पहले हम इजी जो यूनिट है हमारी, पहले जो हमारी इजी यूनिट्स है, हम पहले इजी यूनिट्स को याद कर लें। और जब हम हमारे इजी यूनिट्स को याद कर लेंगे तब क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम तो वैसे सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि देखो जो मेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है, मेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है भैया उसका सिलेबस। आधे से ज्यादा लोगों को सिलेबस याद नहीं रहता। और यदि आपको आपका सिलेबस याद है, आपका सब कुछ याद है, तो पता है क्या होता है, आपको जो मार्क्स है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं।
बस इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सिलेबस याद है, इसलिए मार्क्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि या फिर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हो, ना कि सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से। मैं आपको बोलूँ मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो फिर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे। अब मैं हिस्ट्री 4 महीने में कंप्लीट कराऊंगा ना, तो आप पता क्या करोगे, आप 4 ही महीने में कंप्लीट करोगे, और मेंस 3 महीने में हो जाएगा, क्या ही कर लोगे भाई। मैं एक पार्ट तक कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरा सिलेबस कहां से कंप्लीट करवाऊंगा। किसी कोचिंग के भरोसे रहोगे ना तो यही होगा। आप एक काम करिएगा, यदि आप इंदौर जाते हैं, ठीक है, आप इंदौर जाते हैं, किसी भी वेल नोन कोचिंग के बच्चे जो लगभग 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनसे जाके एक चीज बोलिएगा कि भैया आप इतने साल से पढ़ रहे हो, आप पेड कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो बस आपसे हाथ जोड़ की विनती है, एक बार आप पूरा सिलेबस हमें मौखिक रूप से समझा दो। कोई नहीं समझा पाएगा, इवन मैं बता रहा हूं आपके सामने, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। ये गलती मैंने भी करी है पहले, इसलिए ये गलती बता रहा हूं कि आप कर रहे हो तो आप वो गलती ना करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिलेबस को याद कर लेते हैं तो हम वो हथियार को अपने पास रख लेते हैं। हमें पता है कि हमें हथियार चलाना है, हमें यह पता चल जाता है हथियार को चलाना कैसे है, और हमें यह पता चल जाता है कि हथियार को कब चलाना है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री बहुत सारा टाइम लेती है तो हिस्ट्री को छोड़ दूंगा, हिस्ट्री की जगह मैं हिंदी को पढ़ूंगा, निबंध को पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि भैया 200 नंबर की हिंदी और 100 नंबर का निबंध ज्यादा, वैसे 300 नंबर का ये आपका एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। भैया एथिक्स एंटरप्रेन्योरशिप में एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यूपीएससी में, अभी अदर स्टेट पीएससी में पहले पूछे गए हैं, और बहुत ज्यादा इजी रहता है। यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इनमें जो मार्क्स रहते हैं, इनमें मार्क्स आप इनके कंपेरिजन में ज्यादा ला सकते हो। प्लस एक और गलती हम क्या करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में 5 यूनिट्स है, हिस्ट्री का आदि पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, और सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं पता, हिस्ट्री की गलती बता रहा हूं, हिस्ट्री को लोग समझते हैं कि हिस्ट्री मात्र जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम से बस रिलेटेड है। आपको यही समझना, कुछ लोग जो नए हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा पॉलिटिकल क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, मतलब इसमें वो लोग क्या पढ़ते हैं कि जो राजनेता है, मतलब उस टाइम जो राजा रहे हैं, जो राजा रहे हैं, राजा, इस राजा के बाद उसका पुत्र कौन आया, ठीक है, उसका सन कौन आया, ठीक है, इसका कौन उत्तराधिकारी हुआ, फिर कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, इन्होंने किससे लड़ाई करी, क्या रूल किया। अरे भैया हिस्ट्री बस ये नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस सब पढ़ना है, चारों सेक्शन पढ़ने हैं। और आप लोग क्या पढ़ते हो, आप ऐसे पॉलिटिकल पढ़ते हो, मतलब आप हिस्ट्री तो पढ़ते हो, उतना टाइम देते हो, लेकिन उसमें भी आप उतना आप उसका एफर्ट नहीं लगा पाते, उतने उस अप्रोच से, जो एग्जाम के अप्रोच है उसके हिसाब से कवर नहीं करते, तो कैसे बनेंगे क्वेश्चन, कैसे करोगे आप आंसर राइटिंग। ठीक है, ऐसे में तो मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, वो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, उसी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, आप लिख लोगे। लेकिन जो एग्जाम है, एग्जाम तो ऐसा नहीं है ना, एग्जाम ने आपको सिलेबस देके रखा है, एग्जाम ने आपको वो हथियार देके रखा है, भैया ये हथियार है, इस हथियार से तुम चलाओ, इस हथियार को तुम मारो, तो भैया उसका यूज करो, उसका उपयोग करो। इसलिए सबसे पहले क्या करना, ये हैंड रिटन सिलेबस के टाइम में आप इसको लिख लेना। इसके बाद क्या करना, जैसे हिस्ट्री लिखोगे ना, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पूरा अलग से लिखना अपने पेजेस में, हिस्ट्री को अलग से पेजेस में लिखना। और फिर हिस्ट्री में भी ऐसे जैसे 5 यूनिट है ना, तो इसे 5 बनाना, 1 2 3 4 5। जैसे शुरू में है आपकी एंशियंट एंड मिडीवल, शुरू में है एंशियंट एंड मिडीवल, ठीक है, इंडिया, ठीक है। इसके बाद सेम है आपका एंशियंट एंड मिडीवल एमपी। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका ब्रिटिशर्स इंपैक्ट ऑन इंडियन, और सॉरी इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इंपैक्ट इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऐसा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस एमपी की फ्रीडम स्ट्रगल, प्लस एमपी की इंडिया की आर्ट, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो बना के। प्लस क्या है, यहां प्रोविंसेस, रियासतें, रियासतें, प्लस इसके साथ क्या है, साथ है आपका जो जनजाति हैं, ट्राइब, ट्राइब्स के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में लिखना है। अब भैया बताओ, ऐसा लिख लिया आपने, इसके बाद क्या करो, इतना लिख लिए। फिर जैसे एंशियंट एंड मिडीवल में क्या पढ़ना है, ठीक है, जैसे एंशियंट में क्या पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है पॉलिटिकल, फिर पढ़ना सोशल प्लस इकोनॉमिकल प्लस रिलीजियस, ये पढ़ना है, ठीक है। और मुगल में क्या पढ़ना है, मुगल में ये तो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, जो सल्तनत है और जो आपका मुगल्स हैं, इसका क्या पढ़ना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। ऐसे आप सिलेबस को डिकोड करो। जब तक आप इस तरीके से सिलेबस को डिकोड नहीं करोगे तब तक क्या है मतलब, जैसे यदि मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, कि एंशिएंट एंड मिडिवल एमपी में जो सेकंड यूनिट है इसमें कोई नाम नहीं दिया गया, मैंने नाम रखा है, ऐसे आप भी नाम रखो आपकी सोच के मुताबिक। इसमें कौन कौन से वंश हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब तक कोई व्यक्ति इस सिलेबस के वंश का नाम नहीं बता पा रहा तो वो इसकी तैयारी कैसे करेगा। जब तक कोई व्यक्ति ब्रिटिश इकोनॉमी में क्या पढ़ना है,
यह नहीं बता पाएगा, तब तक वो इस यूनिट की तैयारी कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। सेम इस पे भी लागू होता है, सेम इस पे भी लागू होता है, और सेम हिस्ट्री पे नहीं, सेम आपका पॉलिटी, सेम सोशियोलॉजी, सेम इकोनॉमी, सेम आपका ज्योग्राफी, सेम साइंस में आपका अप्लाई होता है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको आपके नोट्स बनाना है। और आपके नोट्स कैसे बनाना है भैया? जैसा मैंने बताया, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ना, वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और जैसे जैसे आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, तो हैंड रिटन नोट्स बनाने में आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस को स्टडी करेंगे और लगभग लगभग 10 बार, कितने बार? लगभग 10 बार आपको उसको पढ़ लेना है। ठीक है, लगभग 10 बार आपको नोट्स बनाने के बाद पढ़ लेना है। क्योंकि आपको बता रहा मैं, कम से कम नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा पता है? आपको नोट्स बनाने में, इसके सिलेबस के नोट्स बनाने में आपको कम से कम, मेरी बात मानेंगे तो लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। और यदि राइटिंग स्पीड ठीक है तो अच्छा, और यदि आपकी स्पीड कम है, राइटिंग स्पीड कम है, तो आपको ना ज्यादा समय लगेगा। और कितना समय लगेगा? 6 घंटे समथिंग लग जाएंगे, और सिलेबस को दोबारा रीड करने में। ठीक है, आपको टोटल में सिलेबस के शॉर्ट नोट्स, सिलेबस का सिनॉप्सिस, हाँ भाई तुम लोग नई चीज सुन रहे हो, सिलेबस सिनॉप्सिस क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, सिलेबस के सिनॉप्सिस, सिलेबस सिनॉप्सिस में आपको बनाने में 6 घंटे लगेंगे। इस सिलेबस को पढ़ना भी है और सिनॉप्सिस भी बनाना है, प्लस इसके साथ जब आप रीड करेंगे, 10 बार रीड करेंगे, तो 10 बार रीड करने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। टोटल कितने घंटे हो गए? लगभग 10 घंटे हो गए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं पता है? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए दिया जाए, यदि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए दिया जाए 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में अब्राहम लिंकन को यदि कोई पेड़ काटने के लिए दिया जाता, तो सबसे पहले वो उनकी कुल्हाड़ी में धार लगाते, और वह जो बचता है 4 घंटे लगाते धार, बचता 1 घंटे, 1 घंटे में काटते पेड़। इसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। यहां पे हम लगा रहे हैं हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस की धार, क्या लगा रहे हैं? सिलेबस की धार। और इससे जो एमबीपीएससी मेंस है, एमबीपीएससी मेंस, इसको हम काटने का ट्राई करेंगे, इसको हम क्रैक करने का ट्राई करेंगे। मुझे पता है ये चीजें कोई नहीं बताता, आप किसी टॉपर से पूछोगे तो टॉपर भी चीज शेयर नहीं करते, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो चीजें मैंने नहीं करी, जो गलतियां मैंने बार बार करी हैं, वो गलतियां आप ना करो। क्योंकि यदि सेम गलती मैं आपसे करवा रहा हूं, तो भाई मुझे बताने की क्या आवश्यकता? देखिए, आप 2 व्यक्ति से सीख सकते हैं, एक जिसको बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त हो, जो कि मुझे तो नहीं है, और दूसरा एक व्यक्ति जिसने फेलियर का सामना किया है। तो इस जर्नी में जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत कुछ नई चीजें सीखी, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं सीखी है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एमबीपीएससी मेंस की जो जर्नी है, इसमें ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इतना ही नहीं करना है, इसके बाद यदि हम कोई भी पार्ट उठाएंगे ना, जो भी मैं आपको टारगेट दूंगा, जैसे मैं आपको पार्ट ए हिस्ट्री दे रहा हूँ ना, पार्ट ए हिस्ट्री का मैं आपको कोई भी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूनिट दे रहा हूँ मैं हिस्ट्री की, तो उस कम से कम हिस्ट्री का पार्ट ए आप उस दिन 5 बार पढ़ेंगे। मतलब सिलेबस, इसका जो सिलेबस है आप कम से कम 5 बार पढ़ेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे ना मेरे भाई, तो यकीन मानिए, एक आप रहेंगे और एक सामने वाला व्यक्ति रहेगा जो पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहा है। यकीन मानिए, आप सामने वाले की ऐसी हालत खराब करके रख देंगे ना कि कोई पूछ नहीं सकता। अब आप बताइए, जो प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि प्रोग्राम कितने हैं, कितने प्रोग्राम पढ़ना है, वो क्या खाक नोट्स बनाएंगे, सिनॉप्सिस, क्या वो खाक तैयारी करेंगे? देखो, आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, आपको पता है मैं हर चीज का नया नया बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सिलेबस की जो बातें मैंने आपको बताई, ये आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? उनका धंधा कैसे चलेगा मेरे भाई? वो आपको क्या करेंगे, एक बढ़िया सी कॉपी लेके आएंगे, या फिर एक अच्छे बढ़िया से कैटालॉग टाइप में आपको सिलेबस प्रिंट आउट करके दे देंगे। आप बढ़िया से सोच लाओगे, एडमिशन मिल गया, इतना अच्छा प्रिंट आउट सिलेबस के लग गया, आप लाओगे इस तरीके से, जो मेरे बुक सेल्फ में आप लाके दबा दो, नहीं पढ़ोगे, गारंटी बोल रहा हूं नहीं पढ़ोगे। लेकिन यदि आप सिलेबस के नोट्स बनाओगे, तो कम से कम एक बार तो पढ़ोगे। और मैं टारगेट दे रहा हूं कि 10 बार पढ़ो, तो 10 बार तो पढ़ोगे ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके तो वहीं पे शॉर्ट आउट हो गए, आधे से ज्यादा प्रीलिम्स से क्वेश्चन वहीं से जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था आयुष, एक आया था 2022 में या 23 में, मुझे याद नहीं है, नहीं 23 में नहीं, 2022 में आया था शायद, 2022 में आयुष। अब आयुष सिलेबस में था, आयुष के नाम सिलेबस में था फुल फॉर्म, और वो आ गया किसमें? प्रीलिम्स में। तो कई क्वेश्चन तो प्रीलिम्स के सीधे सीधे बन जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं सिलेबस याद कर लो मेरे भाई, क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा सही सलाह दूंगा। यदि आप मेरी ये बात मानते हैं तो डे 1 के टारगेट के रूप में ये कर लीजिएगा, मैं आपके में इतनी धार लगा दूंगा, इतना धार लगा दूंगा कि आपसे जो
लड़ने के लिए आएगा वो खुद कट जाएगा। तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा, ऐसी ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी चीजें हम आपको शेयर करेंगे कि एक पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो उनका धंधा चलाना है, उनको उनके पैसा कमाना है। लेकिन मेरा तो उद्देश्य है कि मैं निस्वार्थ आप लोगों की सेवा कर सकूं। और वही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग साथ में तैयारी करेंगे, साथ में चैट करेंगे, वहां पर सब करेंगे। और देखो, यदि आप तैयारी कर सको तो ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में आना, क्योंकि वहां में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हो। यदि आप रिप्लाई नहीं करेंगे, यदि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, यदि आप उस चीज को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे, तो मुझे आपको किक करने में कोई भी देर नहीं लगेगी। भले मेरे साथ मिलकर 50 लोग पढ़ें, लेकिन हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में कंपटीशन की भावना विकसित होगी। और जब साथ ही में कंपटीशन की भावना विकसित होगी तो हम भी देखेंगे कि हमारे 50 भाई बहनों में से कौन इनको पीछे कौन कर सकता है। बस आप लोग आपका समय मुझे दीजिए, आप लोग आंख बंद करके मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैंने भी मतलब जो मैंने आपको बताया है वो मैंने अपने फेलियर से सीखा है, और वही चीज मैं आपको अच्छे के लिए बताऊंगा। और जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा जो जिन्होंने वास्तविक रूप से तैयारी करी है, और जो मैंने अभी तक आपको ये चीज बताई वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज उन्हें कब पता चली, आप बस पूछ लीजिएगा इनसे, है ना। इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।